माधवपुर गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था, जिस परिवार में दो माता पिता थे और उनके दो बच्चे थे। अरे शीतल, क्या कर रही हो? मुझे देर हो रही है, कितना समय और लोगी तुम? अरे बाबा, आ तो रही हूँ। कितना शोर मचाते हो तुम लोग। ये लीजिए, पकड़िए अपना टिफिन और ध्यान से जाइएगा। माँ, मुझे भी आज स्कूल नहीं जाना है, मेरा नहीं मन लगता वहाँ पर। विशाल, स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम अभी स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कहाँ से? और सारी जिंदगी क्या तुमने ये गेम ही खेलनी है? अब छोड़ भी दो इस गेम को। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ स्कूल। विशाल और शीतल के दादा दादी अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि उनका काम किसानी का होता है। अरे मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम अपने पोते को ही मिलाते हैं। कितना समय हो गया है, हम तो गए ही नहीं। आगे तो हम एक सप्ताह में जा ही आते थे। क्या कह रही हो तुम? कोई बात नहीं, हम चलेंगे, कल ही चलते हैं, मिलाते हैं हम वहाँ पर जाकर। तो दोनों दादा दादी अगले दिन अपने बेटे के घर आ जाते हैं। नमस्ते सासू माँ और ससुर जी। नमस्ते दादा दादी। और बेटा, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक है माँ, आप बताओ कैसे हो? आइए अंदर आकर बैठ जाइए, आइए। दादा दादी, आप कैसे हो? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक ही हैं हम लोग तो। अरे ये बताओ, मेरा पोता कहाँ है? उसी से तो हम मिलने आए हैं। कितने दिन हो गए, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। शीतल को ये बात बहुत काटने को दौड़ती थी कि दादा दादी उनके बेटे और बेटी में बहुत ही भेदभाव करते हैं और वे सब कुछ जानकर भी अनजान होने का नाटक करती है। अरे विशाल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दादा दादी बाहर खड़े हैं और तुम्हें मिलने आए हैं और तुम गेम में ही लगे हो। अरे माँ, तुम कितना दिमाग खाती हो। नमस्ते दादा दादी। अब हो गया क्या? मैं खेल लूं अब? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जब बड़े आते हैं तो उनसे ऐसे बात करते हैं? उनके पैर छुओ, उनके पास जाकर बात करो। माँ, मैं दादा दादी के पास बैठकर बात कर लेती हूँ। अरे तुम्हारी बहुत जुबान चलती है। अरे बहू, इसको कुछ आता जाता भी है? इसको कुछ रसोई घर में कुछ सिखाया है, या सिर्फ ये बातें ही करना जानती है? उर्वशी वहाँ से उदास होकर चली जाती है, क्योंकि उर्वशी को भी ये पता था कि वह उसके भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बात धीरे धीरे बढ़ती गई। थोड़े ही समय के बाद दोनों बहन भाई अब बड़े हो चुके थे। जहाँ उर्वशी हर बार अव्वल नंबर लेकर पास होती थी, तो दूसरी तरफ विशाल हर बार थोड़े ही नंबरों से पास होता था। दादा दादी, मम्मा पापा, देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। और देखो तो, मुझे देखो कितना बड़ा प्राइज मिला। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारे पोते के बताओ कितने नंबर आए हैं? हमें बताओ। माँ, ये इसके तो बहुत ही थोड़े नंबर आए हैं और ये तो थोड़े नंबर से ही पास हुआ है। अरे बहुत हंसी आ रही है तुमको। थोड़े से नंबर ज्यादा के ले रहे, बहुत हवा कर रही हो। चाहे जितने भी नंबर आए हैं, पास तो हुआ है ना वो। और जाओ तुम जाकर रसोई में कुछ बनाओ, जितना मर्जी पढ़ लो, बनानी तो तुम्हें रोटी ही है। तो फिर से उर्वशी निराश हो जाती है, क्योंकि इतने अव्वल नंबर लेकर भी उर्वशी को एक चॉकलेट ही दी गई थी, वो भी उसने माँ ने दी थी। परंतु विशाल ने इतने थोड़े नंबर लिए थे, फिर भी उसको मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक साइकिल दिलाई थी, जो कि उसके पापा ने और दादा दादी ने दिलाई थी। तो उर्वशी अंदर जाकर रोने लग जाती है। गणपति बप्पा, आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? मैंने तो अव्वल नंबर लेकर पास हुई हूँ, और देखिए तो दादा दादी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और पापा ने भी मुझे कुछ नहीं लेके दिया। मैं क्या करूँगी? मुझे भी नए कपड़े चाहिए थे, मुझे भी सबसे प्यार चाहिए था। और उर्वशी रोते रोते कब सो जाती है, उर्वशी को पता ही नहीं चलता। उर्वशी की माँ शीतल को भगवान गणपति पर बहुत विश्वास होता है और वह हर वक्त उनकी ही पूजा करती रहती है। थोड़े ही समय के बाद, अरे पिताजी, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है 50 लाख कितना होता है? अरे मुझे पापा कुछ नहीं पता, मुझे तो दो जहाँ से भी मर्जी, वरना मैं आज रात को मर जाऊंगा अगर मुझे दे। चाहे घर बेच दो और चाहे माँ के गहने बेच दो, वो क्या करोगे? इसी समय तो वो काम पे आएंगे। और बेच दो मुझे, अब अपना बिजनेस करना है। पर तुम कॉलेज से तो फेल हो चुके हो, कॉलेज में तो तुम पढ़े ही नहीं,
अरे पापा, मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। मैं तो अपना बिजनेस खोलूंगा और देख लेना मेरा बिजनेस कितना चलेगा। शीतल, मुझे अपने गहने दो। मैं नहीं दूंगी, मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। क्या करोगी तुम उसको पढ़ाकर? करना तो आकर उसने घर का काम ही है। आप ये इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आप जो भी पैसा होता है अपने बेटे पर लगा देते हो, उस पर क्यों नहीं? अच्छा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। क्या कर लेगी तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर? क्या बन जाएगी? कुछ नहीं करेगी वो। तो शीतल का पति उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वह उसके सारे गहने और घर को गिरवी रखकर अपने बेटे को 50 लाख रुपए दे देता है। परंतु दूसरी तरफ उर्वशी अपनी मेहनत की वजह से स्कूल में अव्वल नंबर पर आती है, जिसकी वजह से अब उसे बाहर जाना होता है। परंतु बाहर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और वह अपने पिताजी से पैसे मांगती है, परंतु वह भी उसको मना कर देते हैं। गणपति बप्पा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत से इतना पढ़ा, परंतु पिताजी मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते। उर्वशी फिर से सो जाती है, परंतु इस बार रात को गणपति बप्पा की मूर्ति से बहुत ज्यादा रोशनी आती है और अचानक ही एक बच्चा उस मूर्ति से बाहर आता है और उर्वशी के तकिए के नीचे वह काफी सारे पैसे रखकर चला जाता है। जब उर्वशी सुबह जागती है, अरे ये इतने सारे पैसे यहाँ पर किसने रखे और ये कहाँ से आए? मुझे लगता है माँ ने अपने गहने बेचकर ये पैसे रखे होंगे कि मैं आगे बढ़ सकूं। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप सच कह रहे हैं? उर्वशी को अब्रॉड से फोन आता है और एक फैशन कंपनी उनको एक्सेप्ट करती है क्योंकि उर्वशी ने अपनी पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग में की होती है। उर्वशी को उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और वे सारा खर्चा कंपनी वाले ही कर रहे थे। माँ देखिए, मुझे कंपनी से फोन आया है और मैं बाहर जा रही हूँ। अब मैं बहुत सारा काम करूँगी और आपको भी यहाँ से दूर ले जाऊँगी। बेटा, ये सब गणपति बप्पा की मेहर है। बप्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी तरफ विशाल ने 50 का 50 लाख ही उड़ा दिया अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई का तो वैसे ही कोई चिंता नहीं थी और मानो कि उसको उस बिजनेस में भी कुछ काम नहीं करना था, उसको तो पैसे ही उड़ाने थे। और वह फिर से अपने पिता के पास आता है। पिताजी, मुझे 50 लाख और चाहिए और मुझे आज शाम तक वो पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा और मैं वरना कुछ खा भी लूंगा। पर तुम्हें पिछली बार जो 50 लाख दिए थे उसका क्या किया? अब मेरा क्या कसूर है? अगर बिजनेस नहीं चला तो मुझे 50 लाख और चाहिए। तो वे दोनों ही अपने पिता की जायदाद को बेच देते हैं और वो भी चोरी से। कुछ सालों के बाद उर्वशी वहां से वापस आती है, परंतु वह एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है, जिसकी वजह से देश भर में अब उसका नाम था, क्योंकि उसी के ही डिजाइन किए हुए कपड़े सभी लोग पहनते थे। अब उसने वापस आकर अपनी दादा दादी की और अपने माँ के गहने को भी छुड़ा लिया। अरे विशाल ने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। इसने तो हमारा सारा कुछ ही लूट लिया और बेच दिया। इससे अच्छी तो उर्वशी है, वो बाहर रहकर हमारा नाम तो रोशन कर रही है, और एक ये नालायक है जिसने हमारी सारी ही जायदाद बेच दी। अब हम क्या करेंगे? पिताजी चलिए, अब आप अपने घर चलिए और दादा दादी ये लीजिए आपकी जमीन के कागजात। अब आपको किसी को भी किराए के घर में रहने की नहीं जरूरत पड़ेगी और आपको भी मम्मा, आपको अपने गहने बेचने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे उर्वशी, शीतल, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि केवल एक मर्द ही और घर का एक लड़का ही घर को आगे लेके जा सकता है, परंतु तुमने मेरी इस सोच को बदल दिया। मुझे लगा था कि आजकल की लड़कियां केवल अपने माँ बाप का नाम बदनाम करती हैं, परंतु तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। अब मैं कभी भी एक लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आजकल की बेटियां बहुत ही नाम रोशन करती हैं अपना माँ बाप का। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। हमारी और वीडियो देखने के लिए करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कई और नई वीडियो के साथ, तब तक गणपति विसर्जन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।